हेलो दोस्तों, मैं अनुष्का नर्जरी और आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। यह वीडियो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है, तो अब फिर से कुछ लोग वीडियोस में कमेंट्स करेंगे कि दूसरे देशों में इंडिया को लेके क्या बातचीत हो रही है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वीडियोस मत बनाओ वगैरह वगैरह। अगर दूसरे देशों में इंडिया का इन्फ्लुएंस देखना और उसे बढ़ाने की कोशिश करना अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता और ना ही फॉरेन मिनिस्टर होता और ना ही इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करता। इनफैक्ट सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, सारे इम्पोर्टेंट देश इसके ऊपर काफी पैसा खर्च करते हैं। ऐसे ही इंडिया के लाखों करोड़ों निब्बा निब्बी बीटीएस के आर्मी नहीं बने हैं। इसके पीछे हैवी मार्केटिंग, हैवी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है। अगर उन्होंने भी आपके जैसे सोचा होता कि दूसरे देश हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक ह्यूज मार्केट खो देते। So the mission of Indie World Entertainment is countering the harmful foreign influence in India, promoting friendship with countries who are actually helpful to us, and most importantly trying to spread Indian influence in other countries. अब Indian influence दूसरे देशों में spread करना ये आसान नहीं है, because it needs heavy investments, but we are working on it. iWeb is coming and Samrat sir is busy in preparing for the first song of iWeb. और आशा है कि आने वाले टाइम पे मैं भी iWeb का हिस्सा बनूंगी, and I can also take part in spreading Indian influence in the whole world. So our goal is to spread influence and awareness and not seek validation. तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट जो कि ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, अगर आप इस पे मेरा 49% का शेयर होल्डर होना चाहते हैं और साथ ही अगर आप मेरे iWeb प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर और पार्टनर होना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। अगर आपको iWeb प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं। आपको उन वीडियोस में iWeb के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगा। भारत के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि यह सच में शुरू हो गया है और एक बड़ी घटना थी जिसने यह दिखाया। जैसा कि आपने देखा होगा, 21 फरवरी को एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ने अपना मून मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह एक प्राइवेट कंपनी का लैंडर है जिसका नाम है ऑडिसियस। यह चंद्रमा पर उतरा, इसी लैंडर कहा जा सकता है और इसे चंद्रमा पर उतरने वाली पहली प्राइवेट कंपनी की सक्सेस स्टोरी भी कहा जा सकता है। 달에다가 부러져서 문제가 생겼지만 어쨌건 박살나지 않고 달에 착륙을 했습니다. 1972년 아폴로 17호 이후에 미국 최초로 달에 착륙한, 유인은 아니고 무인이죠. 착륙선이라고 할 수 있고 최초의 민간 기업이 달에 착륙한 성공 사례라고 할 수 있습니다. 우리나라에서 아직 कोरिया में तो यह अभी नेशनल लेवल पर भी संभव नहीं हुआ है। 거죠. 방금 말씀드렸지만 ये कोरिया के लिए बहुत अच्छा होता अगर कोरिया का भी कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा कोई मून मिशन में सक्सेसफुल होता। 달에서 돌다가 내려간 거라고 할 수 있는데 जैसा कि मैंने अभी कहा, दैट फ्लाइट वॉज ऑन अ स्पेस। सिग्नल रिसीव करने के बाद वह नीचे आ गया। सीईओ ने कहा वेलकम टू द मून और ऑफिशियली ताली बजाना शुरू हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ओडिसियस का पैर टूट गया था। जब वह चंद्रमा पर उतरा, वह लैंडर झुका हुआ मिला था। पैर टूट गया था, लेकिन सोलर एनर्जी सप्लाई चल रहा था, लेकिन वह पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसलिए इसके ऑपरेशंस 3 हफ्तों के लिए रोक दिए गए। जो लोग स्टॉक्स का ट्रेडिंग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यह कंपनी स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है। ये बताया जा रहा है कि जैसे ही यह सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, इसका स्टॉक वैल्यू 25% बढ़ गया। जैसे ही ये उतरा, उसके बाद एक छलांग लगाया और 18% ऊपर चला गया और फिर प्रॉपर्ली लैंड किया। उन्होंने कहा वेलकम टू द मून। वाओ! उतरने के बाद 18% छलांग लगाया और साउथ इंडियन मूवी का ये स्टंट कॉपी करते समय मेरा एक पैर टूट गया और मिशन रुक गया और लैंडर ने बोला मुझे 3 हफ्तों के लिए आईसीयू में रहना पड़ेगा। सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। जैसे कि आप सभी अच्छे से जानते हैं, इसे आर्टेमिस योजना और इसे चंद्रमा पर भेजने की योजना की तैयारी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। यह आर्टेमिस योजना कई बार चंद्रमा पर रोवर भेजने की एक महंगी योजना है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, नासा इसे अकेले नहीं कर सकता, इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होगा। हम कोरियंस लूनर मिशन पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी प्लान्स हैं। इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है और इसलिए हमें प्राइवेट कंपनीज का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन कोरिया के लिए ये काफी मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट के साथ साथ हमें नेशनल लेवल का भी सहयोग की जरूरत है। इसलिए हम सहयोग का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप बोलिए, हम हाथ मिलाए तो मिलाए किससे? 무인 우주선이 달 표면을 비행하는 거 2022년। अगर आप हमारे नजदीकी स्पेस एजेंसीज को देखें, जो ऑप्शंस आता वो है रशिया, चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया, और अगर थोड़ा दूर जाए तो अमेरिका और यूरोप।
लेकिन सबसे पहले बता दूं, ये किसी भी तरह से रशिया नहीं हो सकता और नॉर्थ कोरिया के बारे में कहने की कोई जरूरत है। 손을 잡을 수 있는 국가들의 우주청이나 우주국을 보면 러시아, 중국, बाइडेन ने पुतिन को क्रेजी सन ऑफ अ बिच कहा। पुतिन जी, अगर आप बाय चांस मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं, ये विशेषण बाइडेन ने कहा है, मैंने नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे कि मैंने आपको ऐसा कहा और अगले दिन आप साउथ कोरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दें। एनीवेज, रशिया से हाथ मिलाना अब कोल्ड वॉर ईरा से भी अधिक कठिन है। हालांकि फिर भी हमने स्पेस स्टेशन पर रूस से हाथ मिलाया है, लेकिन चाइना के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। 무례하다라고 대답하니 चीन स्पेस को नेशनल डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट मानता है। अब क्योंकि नेशनल डिफेंस का मतलब है मिलिट्री ऑपरेशन, उसने मिलिट्री गतिविधियां शामिल हैं, तो ऐसे किसी देश के साथ हाथ मिलाना मुश्किल है जो स्पेस को मिलिटराइज करने के बारे में सोच रहा है। अगर चीन चंद्रमा पर गतिविधियां शुरू करता है तो वह चंद्रमा पर भी सॉवरेंटी का दावा करेगा और बोलेगा कि चांद हमारे टेरिटरी का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर को देखें, वे आर्टिलरी लॉन्च कर रहे हैं। यदि चीन चंद्रमा पर जाना शुरू करता है तो वे चंद्रमा पर भी आर्टिलरी लॉन्च करेंगे। 그런 얘기 아닌데 달포를 뜰까봐 하는 얘기이기 때문에 중국하고 손잡기 힘들고 이거는 진짜 말도 안 되죠. 북한 बाय द वे, आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया ने भी स्पेस पावर के रूप में एक नए युग की घोषणा की है। 하라고 하고요. 예, 저 나라는 뭐 하라고 하면 되니까. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अभी इस वक्त जो देश लूनर सरफेस पर उतरने में सफल रहे वो है यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, चीन, भारत और जापान। वास्तव में जापान का लूनर लैंडर लगभग गिर गया, इसलिए यदि हम इसे आधी सफलता माने तो केवल यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, चीन और भारत ही वो देश है जो लूनर सरफेस पर उतरने में सफल होने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजिकल हैं। 일본은 뭐 착륙이라면 착륙이죠. 사실상 이렇게 बेशक, अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो साउथ कोरिया भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मई के अंत में नासा का कोरियन वर्जन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सचियोन ग्योंगसंगनम 2 में स्थापित किया जाएगा। 나사가 생기기 때문에 좀만 기다리면 되는데 한국은 아직 그 정도는 아니고 हम नासा का कोरियन वर्जन बनाने के लिए 7.7 ट्रिलियन वॉन खर्च करेंगे, तो हमें बस इंतजार करना होगा। लेकिन कोरिया अभी उस लेवल पर नहीं है, तो आखिर में आप कौन सा देश चुनेंगे? चाइना और रशिया तो वर्चुअली हमारा एनिमी है। यूरोप और जापान मिलकर बहुत दिनों से एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उनके टेक्नोलॉजी लेवल में अभी तक इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और एकमात्र देश जिसने वाकई में अपने स्पेस टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाया है वह भारत है। सरप्राइजिंगली, अमेरिका स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में जिस देश से जुड़ सकता है वह भारत है। बेशक जापान और यूरोप है, लेकिन स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में भारत जापान और यूरोप से आगे है। यह आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। पिछले साल अगस्त 2023 में भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर अनमैन्ड लैंडिंग में सफल रहे, जो अमेरिका, रशिया, चाइना ने नहीं कर पाया। भारत ने वो करके दिखाया और इस तरह भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहला देश बन गया। वास्तव में भारत 4 मेजर स्पेस पावर्स वाले देश में से एक है। भारत क्या कर सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ये एक सैटेलाइट था जिसे लॉन्च करने के लिए बैलगाड़ी में ले जाया गया था। ये एक सच्ची कहानी है। वो साल 1981 था। यह वह समय था जब हमारा देश सपने में भी ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोच सकता था, और उन्होंने 40 साल पहले ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। लेकिन उस समय सड़कें सही नहीं थीं, इसलिए उन्होंने इसे बैलगाड़ी से खींचा और सफल हुए। उनके पास बेस्ट टैलेंट और बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था। एक ऐसा देश जो अद्भुत चीजों को अद्भुत तरीके से हासिल करता है, वो देश और कोई नहीं भारत है। और आश्चर्य की बात यह है, भले ही यह 40 साल पहले था, लेकिन उस समय भी भारत का टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी। इसीलिए जब अंतरिक्ष विकास की बात आती है तब बहुत प्यार से यूनाइटेड स्टेट्स भारत को कॉल करता है। बहुत सारे कोरियंस के लिए भारत अभी भी एक विकासशील और शौचालय विहीन देश है, लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा, यह बेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी वाला देश बन गया है। तो हमें अब इंडिया को गहराई से जानने की जरूरत है। आज का कंक्लूजन ये है कि करंटली भारत आईटी मैन पावर में दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। खास तौर पर कहां? अमेरिका में भारत की पोजीशन बहुत अनोखी है। पिछले 20 वर्षों में जब भारतीयों ने अपने दरवाजे खोले और सिलिकॉन वैली में कुछ इनोवेशन दिखाई, भारत अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में टॉप एक्सपर्ट्स का एक मेजर फॉरेन सप्लायर बन गया। ये कितना मजबूत हो गया है? ये इतना मजबूत हो गया है कि खास इंडियन हाई स्किल्स, हाई एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाले लोगों को स्पेशल वीजा दिया जाता है, जिसको H1B कहा जाता है। एक प्रोफेशनल वीजा जो उन्हें अमेरिका में आकर काम करने की अनुमति देता है। कोरिया में इसके न मिलने को लेकर हंगामा है।
संख्या बढ़ाने की डिमांड है और कोरिया से यूएसए जाने वाली लोगों के कोटा बढ़ाने की डिमांड है। अगर आप देखें तो यूएसए फॉरेन नेशनल्स के लिए प्रति वर्ष जितने वीजा इशू करता है उसकी एक सीमा होती है और उसके मेजॉरिटी पोर्शन कौन ले जाते हैं? ये शर्म की बात है। लेकिन निश्चित रूप से भारत में लोग कहते हैं कि यह ब्रेन ड्रेन है, लेकिन इसके विपरीत आजकल अमेरिका में भारतीय इतने ताकतवर हैं कि ऐसी बातें आम हैं। संक्षेप में, भारत अब पूरे दुनिया के लिए ही ह्यूमन रिसोर्सेज आउटलेट बन गया है। सिर्फ 2019 में ही भारत में जन्मे कितने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स यूनाइटेड स्टेट्स चले गए? ऐसा कहा जाता है कि 7,20,000 लोगों ने ऐसा किया। यूनाइटेड स्टेट्स में साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में ह्यूमन रिसोर्सेज में से विदेशों में जन्मे 30% लोग भारत से हैं। अगर आप व्हाइट हाउस सहित यूएस गवर्नमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी के इंचार्ज लोगों को देखें तो बहुत सारे इंडियन डिसेंट के लोग हैं। 백악관 과학기술 정책 담당자의 한인계가 드디어 와 이러는데 भारत की 1.4 बिलियन लोग सक्सेस पाने के लिए एक साथ दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोरिया तीसरे स्थान पर है और कोरिया अभी तक डेड नहीं है। अगर हमारी आबादी बड़ी होती तो हम भी दुनिया पर प्रभाव डाल रहे होते। अरे, सफलता की चाहत तो हमें भी है, ये कोई मजाक नहीं है। हमारी एजुकेशन लेवल ऊंचा है लेकिन पॉपुलेशन थोड़ी कम है। लेकिन चीन और भारत दो घोड़े वाली वैगन चला रहे हैं। पहले यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले एशियन अमेरिकन में पहले नंबर पर चीनी लोग थे, लेकिन अब यह भारत में बदल गया है। यह 2023 में बदल गया। चीनी अमेरिकन की तुलना में भारतीय अमेरिकन की संख्या अधिक है, संख्या बढ़ गई है। बेशक जब मिक्स्ड रेस की बात आती है तो वे कहते हैं कि यूएसए में अभी भी बहुत चीनी लोग हैं, लेकिन भारतीय लोगों की संख्या उससे भी काफी ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स में भारतीय पॉपुलेशन 4.4 मिलियन है। बेशक यूएसए के टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये अभी भी छोटा है, केवल 1.3% है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह वर्ल्ड इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी में धूम मचा रहे हैं। भारतीय सीईओज सिलिकॉन वैली के इनोवेशन का नेतृत्व किया और तब से भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अग्रणी रहा है। जैसे कि यह यूनाइटेड स्टेट्स में एक टैलेंट पूल बन गया है। आप जिन कंपनियों को जानते हैं उनमें से अधिकांश में भारतीय हैं। फोर्ब्स के टॉप 500 कंपनियों के 60 सीईओज भारत से हैं। कोरियन कंपनियों को छोड़कर हमारे देश के कितने लोग इन टॉप 5 कंपनियों की सीईओ है? ज्यादा से ज्यादा 2-3 होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोरियंस लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है और इसलिए मैं भारत की सीईओज जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले उरम चॉय ने कमेंट किया है कि मैं ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में रहता हूँ और मैंने देखा है कि इंडियंस ऑलवेज फेवर इंडियंस। अगर मेरा बॉस इंडियन है और मेरे कोवर्कर्स इंडियन है तो चाहे मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ, प्रमोशंस इंडियंस को ही मिलते हैं एंड इट इज़ मच मोर कॉमन देन यू थिंक। इंडियंस जहाँ भी जाते हैं ऐसे अपना ग्रुप्स बना लेते हैं और दूसरे रेसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इसे कहते हैं भूत के मुंह में राम नाम। खुद अब इंडिया में ही आके अपने रेस्टोरेंट में इंडियंस को प्रमोशन देना तो दूर की बात, इंडियंस को एंटर ही नहीं करने देते। नेपाली एम्प्लॉइज रखते हैं और इंडियंस को ग्रुपिज्म के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। इसे कहते हैं कर्मा। जो आप लोगों ने इंडियंस को दिया है, इंडियंस वही आपको वापस लौटा रहा है। लेकिन फिर भी एज अ वेल विशर आपको एक एडवाइस दे रही हूँ। इंडियन बॉसेस और कोरियन बॉसेस में फ़र्क है। अगर आपको इंडियन बॉस से प्रमोशन चाहिए तो काम पे ज़्यादा और मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी में कम हार्डवर्क कीजिए। इंडियन बॉसेस डोंट केयर अबाउट फेक लुक्स, पर आपसे ना हो पाएगा। आपके लुक्स क्या, आपके तो प्यार ही फेक है। नेक्स्ट जोएगर 153 ने कमेंट किया है कि इंडियन गर्ल्स टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड प्रमोट ईच अदर एट वर्क। ये बिजनेस के लिए कोई अच्छी इमेज नहीं है। मैंने नोटिस किया है कि इंडियंस के अंदर एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हाउ डेयर कि ये गोरे फिरंगी कोवर्कर्स उन्हें कुछ कहने की हिम्मत करे। इसीलिए कोरियंस और वेस्टर्न लोगों से मेरी गुजारिश है कि बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस विद इंडियंस। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि वैसे तो साउथ कोरिया को यूएसए का सैटेलाइट स्टेट कहा जाता है, लेकिन पता नहीं था कि रियल लाइफ में भी आप अमेरिकन के पर्सनल सैटेलाइट बने घूमते हैं। अब हर कोई तो यूएसए का पिट्टू बन के घूम नहीं सकता है ना। इंडियंस नो वेरी वेल कि उन्होंने यूएसए को क्या क्या दिया है और इसीलिए हम सर ऊंचा करके चलते हैं। नेक्स्ट हुजोंग 5 ने कमेंट किया है कि एक गूगल एम्प्लॉय ने एक बार कहा था कि although there are many Korean workers in Apple, Google, etc.,
They rarely rise above mid-level executives. ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरियंस में एक यूनिक हायरार्की कल्चर है, a culture of obeying authorities rather than asserting themselves. Koreans are only good when they are told to do things, but Koreans are bad at doing things on their own. On the other hand, Indians सारे दुनिया में जाके झंडे गा रहे हैं, क्योंकि Indians are the exact opposite in this regard. नेक्स्ट बोर्नेओ ने कमेंट किया है कि इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अपने जीनियस टैलेंट्स को अपने देश के अंदर नहीं रख सकता। हाँ, तो इसरो क्या आपके ससुर ने बनाया है? अगर इंडिया अपने जीनियस टैलेंट को देश के अंदर नहीं रख पाता तो ना ही इसरो बनता और ना ही इसरो को कोई इतना सक्सेस मिलता। अब अपने देश के बारे में सोचिए, आपके देश का हाल ऐसा है कि जीनियस टैलेंट को देश के अंदर तो क्या पेट के अंदर भी नहीं रख पा रहे हैं। ग्रोइंग नंबर ऑफ एबॉर्शन एंड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इज द प्रूफ। ये मैंने रिप्लाई में लिखा था बाय द वे। नेक्स्ट यूजर MC4 ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इंडिया के तरह कोरिया को भी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कर देना चाहिए, क्योंकि कोरिया में यंग पॉपुलेशन के पास अच्छे जॉब्स नहीं है, और क्योंकि उनके पास अच्छी जॉब्स नहीं है, दे आर अनएबल टू गेट मैरिड एंड द बर्थ रेट हैज फॉलन। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि शादी करने के लिए अच्छी जॉब से ज्यादा अच्छी मेंटेलिटी की ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हारे मटेरियलिस्टिक कल्चर ने एक सुपरफिशियल यंग जेनरेशन को जन्म दिया है। तुम्हारे 80% ड्रामास में हीरोइन की शादी किसी अमीर CEO से हो रही होती है। एज अ रिजल्ट 80% ऑफ द यंग जनरेशन गर्ल्स आर रनिंग आफ्टर 20% टॉप टियर रिच मैन। जब तक ऐसे फेक सुपरफिशियल लाइफ जीते रहोगे तब तक ना तो काम में सक्सेस मिलेगा और ना ही शादी होगी। ज्यादातर इंडियन लेजेंड्स के माँ बाप फाइनेंशियली गरीब या मिडिल क्लास की थी। अगर वो भी आपके तरह मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के चलते शादी नहीं करते तो उन लेजेंड्स का जन्म ही नहीं होता। नेक्स्ट यूजर UH5 ने कमेंट किया है कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक देश के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है देश को जीवित रखना। अगर हम अपने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाए तो हमें इंडिया जैसा देश से जेलस होने की जरूरत नहीं होगी। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि उल्टा है, अपने अंदर से जेलसी को बाहर निकालो, तभी अपने पॉपुलेशन और देश को सही तरीके से जीवित रख पाओगे। नेक्स्ट यूजर QJ ने लिखा है कि मैंने इंडियंस के अंदर 4 साल तक काम किया है और चाइनीज के अंदर 14 महीने तक, लेकिन अंत में आई एंडेड अप वर्किंग अंडर माई वाइफ। खैर, अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि इंडियंस डोंट रियली सीम टू ब्रीथ इवन इफ यू स्टेप देम, व्हाइल चाइनीज ब्लेम एवरीथिंग ऑन अदर्स। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अपने इंडियंस और चाइनीज के अंदर काम करने के अपने एक्सपीरियंस तो बता दिया, लेकिन बीवी के अंदर काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में आपने तो बताया ही नहीं। इज इट गुड और इज इट इवन मोर वर्स देन वर्किंग अंडर चाइनीज? तो कमेंट्स यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।